हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लास्ट पार्ट में वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हिटलर और लंदन ने 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लागू कर बंध बनने को समझाया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में दो हाइड्रोजन परमाणु इतनी अधिक दूरी पर लिए जाते हैं कि इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो। यद्यपि अणु के दो परमाणु समान हैं, परंतु सुविधा की दृष्टि से इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 और 2 इनकी नाभिक को A और B मान लेते हैं। इन परमाणु के कक्षक जो तरंग फलन है उनको phi-A1 और phi-B2 लिया जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दोनों विलगित परमाणु HAE1 और HBE2 का कुल ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम इस प्रकार समझा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 149 से phi इक्वल टू phi-A1 एंड phi-B2। समीकरण 149 में दिखाए गए तरंग फलन की सहायता से उपरोक्त सिस्टम की जिसमें दो समान हाइड्रोजन परमाणु हैं उसकी ऊर्जा का कैलकुलेशन दो नाभिक के बीच की दूरी RAB के फंक्शन के रूप में ज्ञात करके की जा सकती है। इसे हम फिगर 1.17 से समझ सकते हैं कि इस फिगर में ये दिखाया गया है और ये ध्यान रखने की बात है कि हाइड्रोजन की दोनों नाभिक से अनंत दूरी पर कुल ऊर्जा का मान 0 लिया गया है, 0 माना गया है। अतः इस जो ग्राफ है उसके कर्व से यह प्रदर्शित होता है कि हाइड्रोजन परमाणु से युक्त इस सिस्टम की ऊर्जा दो अलग अलग परमाणु की ऊर्जा से कितनी अधिक है या कितनी कम है, और परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा का जो ये ग्राफ है उसका मिनिमम बिंदु सिस्टम की न्यूनतम ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी को प्रदर्शित करता है, जो साम्य से अनंत नाभिकीय दूरी R0 पर प्राप्त होती है। और ऊर्जा की इस जो उसके ग्राफ से ये स्पष्ट है कि कर्व n, जो आपको n दिख रहा है यहाँ, n कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वह हाइड्रोजन अणु को बनने को प्रदर्शित करता है तथा बंध ऊर्जा मुक्त होती है। यह जो ऊर्जा है या ये बॉन्ड एनर्जी है, ये जो है करीबन मिलती है 6 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की वो है 109 किलो कैलोरी पर मोल, उससे बहुत कम है। तो इससे यह मतलब स्पष्ट है कि जो समीकरण हमने ऊपर देखी 149, इससे प्रदर्शित तरंग फलन का मतलब ये क्या है, वैलिड नहीं है, सही नहीं है। और सही तरंग फलन प्राप्त करने के लिए पूरे सिस्टम को हमें दोबारा से अवलोकन करना जरूरी है कि ये मानते हैं कि प्रारंभ में, या इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि प्रारंभ में इस निकाय में दो नाभिक HA तथा HB, इससे जो इलेक्ट्रॉन है संयुक्त इलेक्ट्रॉन 1 और 2 माने गए हैं। क्योंकि अणु के बनने पर नाभिक A और B इलेक्ट्रॉन A और 1 और 2 में भेद नहीं किया जा सकता, मतलब ये नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन किसका 1 किसका 2 है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अतः जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो नाभिक A का इलेक्ट्रॉन 2 और नाभिक B का इलेक्ट्रॉन 1 पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि उनका इनिशियल कंडीशन में था। यानी आफ्टर और इनिशियल इनमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो हमको मतलब ऐसे उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। इसलिए हम मानते हैं कि सिस्टम के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हम ये दो स्थिति द्वारा समझा सकते हैं। कि स्थिति फर्स्ट क्या है कि जब HA इलेक्ट्रॉन E1 है, HB का इलेक्ट्रॉन E2 है इनिशियली, और बाद में स्थिति सेकंड क्या आती है कि H का A का इलेक्ट्रॉन E2 है, B का क्या है E1 है। यानी स्थिति 1 में नाभिक A इलेक्ट्रॉन 1 के साथ, नाभिक B इलेक्ट्रॉन 2 के साथ है। जबकि पोजीशन सेकंड, स्थिति सेकंड में क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है, और phi-1 और phi-2 दो अवस्थाओं के अलग अलग अवस्थाओं का तरंग फलन है, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 150 से समझ सकते हैं कि phi-1 इक्वल टू क्या है, phi-A1 प्लस phi-B2, और phi-2 क्या है, phi-A2 प्लस phi-B1। तो वास्तविक तरंग फलन दोनों फलनों का क्या है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से
दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 151 के अकॉर्डिंग। phi is equal to C1 phi1 plus C2 phi2 एंड या phi is equal to क्या है C1 CA1 phi B2 plus C2 phi A2 phi B1। अब हाइड्रोजन अणु के लिए इन दोनों जो परमाणु हैं इनकी सिमेट्री के कारण घटक तरंग फलनों का योगदान क्या होगा, उसके बराबर होगा। क्योंकि ये वेटेज या ये योगदान घटक तरंग फलनों के कांस्टेंट C1 और C2 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अतः C1 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर या C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2 के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त C1 और C2 कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव जो है वो है फंक्शंस है। अतः इनका कोई भी मान हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं। स्वैच्छिक मान लेने पर अगर हम ये माने कि C1 इक्वल टू क्या हो 1 हो और C2 इक्वल टू क्या हो प्लस माइनस 1 हो, तो दो पॉसिबल जो वेव फंक्शंस हो सकते हैं। फाई फर्स्ट हो सकता है फाई एस इक्वल टू फाई A1 फाई B2 प्लस फाई A2 फाई A1, या दूसरा हो सकता है फाई एस इक्वल टू फाई A1 फाई B2 माइनस फाई A2 एंड फाई B1। इक्वेशन 152 एंड 153। अब 152 क्या बता रही है कि इसकी सिमेट्री जो है कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 और 2 का एक्सचेंज करने पर फाई एस का मान क्या रहता है, अनचेंज रहता है। जबकि इक्वेशन नंबर 153 जो है बता रही है इसको अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन को बता रही है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से उनका फाई एस का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि 153 में पॉजिटिव से साइन क्या चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया है। तो अब तरंग फलन फाई एस को अगर यूज करते हुए किसी सिस्टम की ऊर्जा अनंत नाभिक दूरी के फलन के रूप में अपने कैलकुलेट करके प्लॉट करें, तो हमें जैसा हमने फिगर में देखा तो कर्व एस प्राप्त होता है। ये फलन कोरस्पॉन्डिंग ऊर्जा का जो वक्र है ए मिलता है। इन कर्व से हमें मालूम चलता है कि फाई ए फलन क्या है, रिपल्सिव और नॉन बॉन्डिंग को शो करता है, और जबकि फाई एस क्या बता रहा है, बॉन्डिंग को यानी अट्रैक्शन को शो करता है। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इसको दिखाता है, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अवस्था को दिखाता है। इन जो करेक्टेड वेव फंक्शंस की जो न्यूनतम ऊर्जा का जो मान है, उसका R0 का मान है वो आता है 0.80, जो कि प्रैक्टिकली जो वैल्यू है 0.746 के बहुत सिमिलर है। इसी प्रकार जो प्राप्त जो न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। तो उस बॉन्ड एनर्जी का मान इसे कैलकुलेट करते हैं तो 72 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होती है, जो कि प्रैक्टिकली जो बॉन्ड एनर्जी है 109 के काफी मतलब पास में है या काफी हम सिमिलर मानते हैं। और वास्तव में जो बॉन्ड एनर्जी में जो मतलब ये आ रहा है क्या सिमिलरिटी आ रही है, वो दो नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण आ रही है। पहले हमने कैलकुलेट की थी वो 6 किलो कैलोरी थी। जब हमने ये माना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 72 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, यानी 72 आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, 6 इज द बिफोर द एक्सचेंज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू द 66 किलो कैलोरी पर मोल। यह एनर्जी कहलाती है एक्सचेंज एनर्जी। यानी जब एक्सचेंज करने पर इनकी क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट से जो कैलकुलेट एनर्जी है उसका मान काफी ज्यादा है। फिर भी ये मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल जो वैल्यू है 109 इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करता, सिमिलर मतलब पास में तो आती है वैल्यू परंतु एकदम से क्या है सिमिलर नहीं है। तो अतः हाइड्रोजन अणु के इस तरंग फलन में और अधिक करेक्शन को पॉसिबिलिटी है, जिससे कि हम इस तरह से अगर करेक्शन कर दें तो हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल के वैल्यू के समान ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अगर ये करेक्शन करें, करेक्शन नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षकों के तरंग फलन में इस प्रकार आंशिक परिवर्तन किया जाए कि दो नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है नाभिक बी द्वारा न्यूक्लियस ए पर स्क्रीनिंग संभव हो सके, तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू बॉन्ड एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। सेकंड, यदि उस पॉसिबिलिटी को भी मान लिया जाए कि जब दो परमाणु बंध बनाने की स्थिति में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके परमाणु कक्षक क्या होता है गोलीय सिमेट्री में नहीं रह सके,
तो अगर ये मान लें तो क्या हो जाएगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि इन बिंदुओं के अतिरिक्त एक दूसरा करेक्शन ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की एक साथ किसी एक नाभिक पे पास के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को भी सम्मिलित कर लें, यानी एक अणु के पास में इसका दो आयनिक मतलब उसका अणु के जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ज़्यादा होगा और उसमें जो वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी की वो इंक्रीज होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। जैसे ये है एग्जाम्पल HAE1HP, ये पोजीशन थर्ड एंड पोजीशन फोर्थ क्या है, HAHBE1। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का एक तरफ HA के पास इलेक्ट्रॉन की दूसरे जो है उसमें नाभिक के पाए जाने की संभावना है, दूसरे में दूसरे HB के पास नाभिक के पाए जाने की संभावना है। तो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन अणु की इन आयनिक अवस्थाओं को दर्शाने वाले तरंग फलन 5A1 और 5A2 और 5B1 और 5B2 हो सकती है। तो इन अगर करेक्शंस को अगर हम इंक्लूड कर लें तो बॉन्ड एनर्जी का मान 95 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो ये काफ़ी मतलब उसके सिमिलर हो जाता है 109 के, काफ़ी निकट आ जाता है वैल्यू। दूसरा इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें एक और करेक्शन कर सकते हैं कि ये अनंत इलेक्ट्रॉन दूरी को भी, जो इन्फिनिट जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है उसको भी अगर जोड़ दें तो हम देखते हैं कि उसमें भी हमें मिल जाती है 108.5, यानी 109 के काफ़ी पास वैल्यू आ जाती है और केवल 0.5 किलो कैलोरी मोल कम रह जाता है। तो इस प्रकार जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है मान्यता और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसके यानी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मोर अप्रोप्रिएट देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो संभवन जो आयनिक जो विन्यास है यानी आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हाइड्रोजन अणु का कुल तरंग दैर्ध्य को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5s इक्वल टू 5a1 5b2 plus 5a2 5b1 plus lambda is a constant and 5a1 5a2 plus 5b1 and 5b2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5s इक्वल टू 5 कोवलेंट प्लस लैम्डा 5 आयोनिक। तो यदि किसी हाइड्रोजन के दो परमाणु को एक दूसरे के अगर हम पास लाते हैं तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक दूसरे का क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ऐसे सिस्टम का जो कंबाइंड वेव फंक्शन है वो इक्वेशन नंबर 154 से दिया जा सकता है। यही वास्तव में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट है। इसके अनुसार जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन का जो कपलिंग है या ओवरलैपिंग है वो एकल बंध का बनना संभव होता है। तो इस समीकरण 154 में लिया गया जो कांस्टेंट है लैम्डा, हाइड्रोजन अणु के बंध में आयनिक अवस्था के योगदान का मेजरमेंट है। जितनी आयनिक अवस्था होगी उतना ही लैम्डा का मान ज्यादा होगा। तो दिस इज द मेजरमेंट, लैम्डा इज द मेजरमेंट ऑफ द आयनिक स्टेट। क्योंकि लैम्डा को इस प्रकार माना जाता है कि ये सिस्टम की सबसे उपयुक्त बंधन ऊर्जा का मान प्रदान कर सके। जितना आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा, आयनिक स्टेट ज्यादा होगी, लैम्डा का मान ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी का मान भी ज्यादा होगा। तो ये पैरामीटर जो है बॉन्ड में आयनिक प्रकृति को निर्धारित करने के लिए एक important measurement है। lambda is the important measurement for the determine the ionic nature in the hydrogen molecule। तो एग्जाम्पल अपने हाइड्रोजन अणु के लिए लैम्डा का मान हम देखते हैं कि 0.17 है, जिससे कि हमें जो एनर्जी है वो इतनी बढ़ जाती है, करीबन जो है 5.5 किलो कैलोरी पर मोल इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से वो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 109 इसके अप्रोक्सीमेट हमें मिल जाती है। तो समीकरण 154 का यह अर्थ है कि अणु को, ये देखने में हमें समझ आ रहा है कि अणु को न तो प्योर कोवलेंट स्ट्रक्चर H द्वारा, न ही प्योर आयनिक स्ट्रक्चर Ha प्लस Hb प्लस या Ha माइनस Hb माइनस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, बल्कि अणु की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो दोनों जो है मतलब इसकी सीमा कौन सी, कोवलेंट और आयनिक, इनके बीच की होती है। इन परिस्थिति में अगर हम ये माने कि अणु की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो दोनों संभावित संरचनाओं का बीच का रेजोनेंस है, यानी वो किसकी बीच की स्थिति है, कोवलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड की बीच की स्थिति है, रेजोनेंस स्टेट है। अतः जो सिस्टम की कुल ऊर्जा किसी भी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की ऊर्जा से सदैव क्या होती है, कम होगी। और वास्तविक अणु को अगर स्टेबिलिटी प्रदान करने में रेजोनेटिक जो एनर्जी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वास्तविक अणु की ऊर्जा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सबसे अधिक ऊर्जा में अंतर क्या कहलाता है,
रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या है, वास्तविक ऊर्जा और अनुनाद संरचना की ऊर्जा का अंतर है, क्या कहलाती है, अनुनाद ऊर्जा। तो दिस इज द रेजोनेटिंग एनर्जी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो रेजोनेंस का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है, ये एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज द ओवर ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ difference between valence bond theory and molecular orbital theory. Now comparison of the valence bond theory और molecular orbital theory। जैसे हम दोनों पढ़ी है, अभी हमने पहले molecular orbital theory को समझाया था, अब हम देखते हैं valence bond theory। तो valence bond theory में क्या है कि अलग अलग परमाणु से शुरू होती है, उसके बीच सभी जो इंटरेक्शंस है वो क्या करती है, उसका अगर हम मानते हैं उनका कॉम्बिनेशंस होता है, जितने इंटरेक्शन होते हैं उतना ही उसका मतलब वेव फंक्शंस का मान होता है। माना दो परमाणु ए और बी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 से युक्त एक सिस्टम है। इन विलगित परमाणु में वेव फंक्शन क्रमशः क्या होगा, phi-a1 और phi-b2 है। और इन सिस्टम का कुल जो वेव फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, phi-1 इक्वल टू phi-a1 एंड phi-b2 के बराबर होगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है, अतः हम ये मानते हैं कि एक वेव फंक्शन क्या है, phi2 इक्वल टू क्या, phi-a2 एंड phi-b1 का समान रूप से दोनों का मतलब क्या कर सकते, दोनों का समान रूप से कंट्रीब्यूशन संभव है। ऐसी स्थिति में वैलेंस बॉन्ड जो है वेव फंक्शन इस प्रकार होगा, phi वैलेंस बॉन्ड Vb इक्वल टू C1 phi-a1 phi-b2 प्लस phi-a2 प्लस phi-b1। अब जो है मॉलिक्यूल की मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वह क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स परमाणु की जो है नाभिक से शुरू होती है। अब एक जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसकी जो न्यूक्लियस ए और बी है, इन दोनों न्यूक्लियस के जो प्रथम गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अनुसार इस प्रकार होता है, phi1 इक्वल टू Ca phi-a1 प्लस C2 phi-b1। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए phi2 इक्वल टू Ca phi-a2 एंड प्लस Cb phi-b2 के बराबर होगा। और इन दोनों का जो है कंबाइंड जो वेव फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, phi मोलिकुलर ऑर्बिटल MO Ca phi-a1 प्लस Cb phi-b1 Ca phi-a2 प्लस Cb phi-b2 के बराबर होगा। यह हम कह सकते हैं phi-MO इक्वल टू C स्क्वायर phi-a1 phi-a2 प्लस Cb स्क्वायर phi-b1 phi-b2 प्लस CaCb phi-a1 phi-b2 प्लस phi-a2 phi-b1 के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में जो देखते हैं हम, जो स्टेप फर्स्ट है, मतलब स्टेप जो है phi-a1 phi-b2 और phi-a2 phi-b1, ये व्यंजक दोनों के जो है वो किसके समान है, वो उस मतलब ये वैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के अनुसार समान है। और यह जो प्रदर्शित करता है एक इलेक्ट्रॉन जो है जो प्रथम नाभिक के समीप और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे न्यूक्लियस के पास में है। चूंकि लेकिन समीकरण के दूसरे जो स्टेप्स हैं, यानी कौन सा, phi-a1 एंड phi-a2 और phi-b1 और phi-b2, वो उस संरचना को दिखाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक तथा दो एक साथ किसी एक नाभिक के समीप है। या हम कह सकते हैं अणु ए बी में ऐसी स्थितियां दो आयनिक स्ट्रक्चर ए प्लस बी माइनस या ए माइनस बी प्लस को डिटरमाइन करती है। इस प्रकार फाई वैलेंस बॉन्ड तथा फाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की दोनों हम इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो एक जो है उसमें वैलेंस बॉन्ड विधि मोलिकुलर ऑर्बिटल विधि के आयनिक पदों से क्या है, अलग है। वास्तव में सभी अणुओं की मोलिकुलर ऑर्बिटल विधि आयनिक जो स्टेप्स है उसको विशेष महत्व देती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसे स्टेप्स को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और इसलिए ऐसे सिस्टम में तरंग फलन में निरंतर वो क्या करता है, करेक्शन करके, इसमें मानते हैं कि करेक्शन करके ऐसे दूसरे स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करके, और हम इसमें इसको चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ ये आपका चैप्टर जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फिजिकल केमिस्ट्री का आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। इसमें कुछ जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है वो क्वेश्चन हो सकता है आपका कि जो अणुकक्षक सिद्धांत की
मूलभूत बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, यानी द फंडामेंटल डिस्कस द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। या इस पे आ सकता है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन के आधार पर संकरित फलनों के व्यंजक लिखिए तथा इन व्यंजकों के लिए गए विभिन्न कांस्टेंट्स के मान को कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे आपने पढ़ा है से प्रीवियस लेक्चर में, और इसमें आपने अभी जो पढ़ा है उसमें भी आप आ सकता है कि हाइड्रोजन अणु के जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल को समझाइए और इस अणु के जो इसके वैलेंस बॉन्ड की स्थिति ऊर्जा के अनंत नाभिक दूरी के साथ परिवर्तन को इसको ग्राफ की सहायता से या फिगर की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये अभी हमने पढ़ा है, उसके उस पर ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो वैलेंस बॉन्ड जो मॉडल है उसमें रेजोनेटिंग जो आप मैंने समझाया था अभी आपको, रेजोनेटिंग अवधारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि रेजोनेटिंग जो कंसेप्ट है कैसे इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसको आप समझा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इट इज ओवर द यूनिट सेकंड। ओके, थैंक यू। प्रॉब्लम